दोस्तों यशराज फिल्म को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। 2022 में तो इसको 51वां साल लगा है। 1970 में नींव रखी थी। महानतम निर्माता, निर्देशक और डिस्ट्रीब्यूटर श्री यशराज चोपड़ा जी ने, जो दिवंगत हैं अब, और उन्होंने अपने भाई B.R. चोपड़ा के साथ भी काम किया था और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। यह फिल्म जो है पंजाबी और हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत बड़ा नाम है YRF का। और इसने सबसे पहले 1973 की दाग ए पोएम ऑफ लव स्टार राजेश खन्ना की फिल्म ब्लॉकबस्टर दी थी। उसके बाद इन्होंने आज शमशेरा का टीजर और ट्रेलर सब रिलीज कर दिया है। आज ट्रेलर रिलीज किया, टीजर इन्होंने 2 दिन पहले रिलीज कर दिया था। बाकी धमाकेदार इनका इतिहास रहा है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। शुरुआत से लेकर अब तक का इनका क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यशराज फिल्म एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे ज़्यादा स्टूडियो होने का सौभाग्य इसको प्राप्त है। इसकी स्थापना मुंबई, महाराष्ट्र में की गई थी। वर्तमान में आदित्य चोपड़ा इसके चेयरमैन और मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और अक्षय विदानी जी इसके CEO हैं। दोस्तों, यशराज फिल्म की कई डिवीज़न हैं। इनमें है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडियो, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, लाइसेंसिंग, होम वीडियो, म्यूज़िक, डिजिटल, टैलेंट, ब्रांड पार्टनरशिप, कम्युनिकेशंस, टेक्निकल, विजुअल इफेक्ट्स, YRF एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इनकी सब्सिडीज कंपनीज हैं YRF स्टूडियो, YFX, YRF एंटरटेनमेंट, Y फिल्म्स, YRF टेलीविज़न, YRF म्यूज़िक, यशराजफिल्म.com इनकी वेबसाइट है। दोस्तों, अगर इसके YRF के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो यशराज चोपड़ा जी एक पहले पंजाबी फिल्मों में करियर है। वो फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। पंजाबी फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की थी। शुरू में वे अपने बड़े भाई बलराज राज चोपड़ा, जिनको B.R. चोपड़ा के नाम से जाना जाता है, अपने दिवंगत भाई के साथ उन्होंने सहायक के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने BR फिल्म्स बैनर के अंतर्गत अपने बड़े भाई के लिए 5 फिल्में डायरेक्ट की। YRF ने शुरुआत से ही अपनी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, देश में विदेश में कहीं भी कोई भी व्यापार संबंधी काम है, सारे खुद ही करने की कोशिश करी, खुद ही करते रहे। दोस्तों, थोड़ा जिक्र कर लेते हैं YRF स्टूडियो के बारे में। 2005 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्शन हाउस खोला, स्टूडियो खोला था YRF का, जो कि मुंबई में स्थित था और जिसमें सबसे पहले उन्होंने फना फिल्म को शूट किया, जो कि 2006 की एक ब्लॉकबस्टर और बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी, आमिर खान स्टारर। YRF स्टूडियो में शॉट की गई कुछ प्रमुख फिल्में हैं: कभी अलविदा ना कहना 2006 की, पार्टनर 2007 की, तारे ज़मीन पर 2007 की, दोस्ताना 2008, वांटेड 2009, 3 इडियट 2009, माय नेम इज़ खान 2010, दबंग 2010, बॉडीगार्ड 2011, रावण 2011, अग्निपथ 2012, चेन्नई एक्सप्रेस 2013, जय हो 2014 और PK 2014। इस स्टूडियो का डिज़ाइन और क्रिएशन खुद यशराज चोपड़ा और उनकी पत्नी पायल खन्ना की ही सोच थी और इन्होंने फिल्म शूटिंग के लिए इक्विपमेंट और मटेरियल थे वो हाई टेक्नोलॉजी वाले यूज़ किए थे। YRF का स्टूडियो कम से कम 20 एकड़ में फैला हुआ था। ये बैठता है 81 स्क्वायर मीटर और 6 मंजिल का ये स्टूडियो था ऊंचाई का। इसमें यशराज फिल्मों की शूटिंग तो होती ही थी, बाकी इसको किराए पे भी दिया जाता था दूसरे निर्माता निर्देशक की फिल्म शूट करने के लिए। बाकी YRF स्टूडियो में टीवी का जब चलन ज़्यादा हो गया था तो कुछ शोज़ वहाँ पे शूट किए गए, जैसे 10 का दम, सलमान खान का बहुचर्चित शो जो टीवी पे आता था। अमिताभ बच्चन जी का शो कौन बनेगा करोड़पति, सोनी के लिए, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, कॉफ़ी विद करण और सत्यमेव जयते 4 स्टार के लिए इन्होंने दिया रेंट पर। जहाँ तक YRF होम एंटरटेनमेंट की बात है, दोस्तों, अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा YRF ने और स्वतंत्र रूप से जो समांतर सिनेमा होता था उसकी फिल्मों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके सैटेलाइट राइट लिए और होम एंटरटेनमेंट के नाम पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया ऑल ओवर वर्ल्ड। वह प्रमुख फिल्में थी गॉड मदर 1999 की, जुबेदा 2001 की, मकबूल 2004 की, मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज़ 2004 की, ब्लैक 2005, माई ब्रदर्स निखिल 2005, मंगल पांडे द राइजिंग 2005 और मैंने गांधी को नहीं मारा 2005 की।
इससे वाईआरएफ का दायरा बढ़ता चला गया। उन्होंने कुछ बड़े बजट की फिल्में भी डिस्ट्रीब्यूट की जिनके नाम हैं कुछ कुछ होता है 1998, टीवी नंबर 1 1999, कहो ना प्यार है 2000, कभी खुशी कभी गम 2001, कोई मिल गया 2003, कल हो ना हो 2003, क्रिश 2006 और कभी अलविदा ना कहना 2006। तो सन 2013 में वाईआरएफ ने सैटेलाइट राइट बेचे थे। इनकी सबसे ज़्यादा बढ़िया फिल्म जिसकी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी, धूम 3, 75 करोड़ में ये राइट बेचे गए थे सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन को। जहाँ तक वाईआरएफ म्यूज़िक की बात है, वाईआरएफ ने कई म्यूज़िकल हिट फिल्में दी थी जिनके नाम है डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है, जो फिल्में म्यूज़िकली सुपर डुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी। इन फिल्मों की सफलता उनके म्यूज़िक के हिट होने से वाईआरएफ ने म्यूज़िक कंपनियों को खोलकर इसमें भी कदम रख दिया। इन्होंने स्वतंत्र रूप से वाईआरएफ म्यूज़िक की स्थापना करी, जो एक बिल्कुल ही म्यूज़िकल राइट्स बेचती थी। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह कंपनी फिजिकल और डिजिटल राइट बेचती थी अपने प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्म के संगीत को। पहली फिल्म जिनका इन्होंने म्यूज़िकल राइट सैटेलाइट और फिजिकल बेचा था वह फिल्म थी वीर जारा, जो फिल्म और उसका संगीत ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे। नए नए गायकों और संगीतकारों को वाईआरएफ ने मौका दिया जो वाईआरएफ से जुड़ गए थे अपने कैरियर के लिए। जिनमें से प्रमुख थे जतिन ललित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के, शंकर, एहसान लॉय बंटी और बबली के लिए, प्रीतम धूम के लिए, विशाल शेखर सलाम नमस्ते के लिए, सलीम सुलेमान रब ने बना दी जोड़ी के लिए, अमित त्रिवेदी इश्क जादे के लिए, राम संपत लव का दी एंड के लिए, साजिद वाजिद दावते इश्क, सोहेल सेन मेरे ब्रदर की दुल्हनिया, रघु दीक्षित मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, सचिन जिगर शुद्ध देसी रोमांस और अमृत्या राहुल औरंगजेब के लिए। तो वाल्ट डिज्नी बाईआउट रिफ्यूज़ल पर अगर नज़र डालें, जो वाईआरएफ ने इनकार कर दिया था उसको बाईआउट करने से वाल्ट डिज्नी को, उसने 2007 में वाईआरएफ के साथ 3 फिल्मों का एग्रीमेंट किया था और उन्होंने भारतीय फिल्म इतिहास में एंट्री मारी थी। उनको को प्रोड्यूस किया था एग्रीमेंट के थ्रू वाईआरएफ के साथ। वो फिल्में थी तारा रंपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और रोड साइड रोमियो। वाल्ट डिज्नी का यह दाव था अपने आप को विश्वस्तरीय रूप से विकसित करने का और भारत के बहुत बड़े और लुभावने फिल्म बाजार को केंद्रित करने का। उन्होंने वाल्ट डिज्नी ने वाईआरएफ के 49% हिस्से को खरीदने के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऑफर वाईआरएफ को दिया था। यह 2009 की ऑफर थी जिसको इन्फ्लेशन के हिसाब से आज के हिसाब से में एडजस्ट नहीं किया गया। तो यह अमाउंट 2020 की इन्फ्लेशन के हिसाब से 5000 करोड़ बनता है, तो एक भारतीय फिल्म कंपनी के लिए बहुत गौरव की बात है। किंतु वाईआरएफ ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था अमेरिकन कंपनी वाल्ट डिज्नी के इस लुक्रेटिव ऑफ़र को। 2011 में वाल्ट डिज्नी ने एक ऑफ़र दिया था 99% शेयर एक्विजिशन का यूटीवी कंपनी को 2000 करोड़ का, जिसको आज के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया गया है, जो कि यूटीवी ने एक्सेप्ट कर लिया था इस ऑफ़र को। दोनों कंपनियों ने मिलकर डिज्नी यूटीवी की स्थापना करी है, जो कि अमेरिकन कंपनी वाल्ट डिज्नी की ही एक सब्सिडरी कंपनी बनकर स्थापित हो गई। तो वाल्ट डिज्नी की भारतीय सब्सिडरी कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि वह अब यूटीवी से कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं कराएगी और वह केवल हॉलीवुड फिल्मों को, अपनी हॉलीवुड फिल्मों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी भारत में और देश विदेश में। दोस्तों अब बात करेंगे आदित्य चोपड़ा जी के एज ए वाइस चेयरमैन बनने की। दोस्तों 2007 से 2010 का दौर बहुत बुरा रहा वाईआरएफ के लिए। इनको बहुत तगड़े लॉस हुए फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन से, फिल्मों के प्रोडक्शन से। बावजूद इसके कि इनकी फिल्मों को क्रिटिकली काफ़ी सराहा जाता था, किंतु दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों का साथ नहीं दिया और इनको काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का नुकसान हो गया इन 3 सालों में। एक के बाद एक कई फिल्में डिजास्टर होती चली गई और इसने वाईआरएफ फिल्म का सफलता का अनुपात ख़त्म कर दिया। ऐसी फिल्में जो वाईआरएफ को घाटा दे गई थी उनमें से कुछ के नाम हैं झूम बराबर झूम, लगा चुनरी में दाग, दर्शन, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, रोड साइड रोमियो और प्यार इम्पॉसिबल। तब वाईआरएफ का 4 संभाला वाइस चेयरमैन के तौर पर आदित्य चोपड़ा ने 2010 में।
अपने ही प्रोडक्शन हाउस में बनी एक डिजास्टर फिल्म बदमाश कंपनी के रिलीज के तुरंत बाद। दोस्तों 2011 की लैंडमार्क डील के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 2011 में 3 फिल्में वाईआरएफ की बहुत सक्सेस रही थी, जिसकी वजह से उत्साहित होकर इन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लिया था। वो 3 फिल्में जो हिट हुई थी उनके नाम थे 3 इडियट, रावण और बॉडीगार्ड। और इन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्मों के प्रोडक्शन का मेन स्ट्रीम फिल्म्स में करार किया। आमिर खान से धूम 3 के लिए, शाहरुख खान के लिए से किया जब तक है जान के लिए, और सलमान खान से किया एक था टाइगर के लिए। एक था टाइगर वो पहली फिल्म थी जो वाईआरएफ सिपाही यूनिवर्स का हिस्सा बनी। यह इससे पहले वाईआरएफ कंपनी में कभी नहीं हुआ था, बल्कि किसी भी भारतीय निर्माता कंपनी ने आज तक ऐसा साहस नहीं दिखाया था कि अपना एक यूनिवर्स स्पाई फिल्मों का बना ले। इन तीनों फिल्मों की डील का करार वाईआरएफ के लिए गोल्डन चांस बना और इसको काफ़ी सराहा गया, क्योंकि तीनों ही स्टार भारतीय फिल्म इतिहास के चमकते हुए बॉक्स ऑफिस के श्योर शॉट विनर थे। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान तीनों को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट होने की गारंटी माना जाता है। खान ब्रदर्स के नाम से इनको जाना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। तीनों ही फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा था, बहुत महंगी फिल्में बजट में बनाई गई थी। एक था टाइगर का बजट था 75 करोड़, जब तक है जहाँ का बजट था 60 करोड़ और धूम 3 का बजट था 150 करोड़, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अधिकतम था। तो एक था टाइगर रिलीज की गई थी ईद पे 2012 में 3800 स्क्रीन्स पर वाईआरएफ स्टूडियो के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, और 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 320 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। जब तक है जान दिवाली 2012 को रिलीज हुई थी 3100 स्क्रीन्स पर वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 241 करोड़। दोस्तों धूम 3 को रिलीज़ किया गया था 2013 में क्रिसमस के दिन 5250 स्क्रीन पर वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। इसने कमाए थे 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इसने कमाए थे 542 करोड़। इन तीनों फिल्मों ने ही भारतीय सिनेमा के अब तक के स्थापित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपने ही वक्त की ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन गई थी तीनों। एक था टाइगर को 66 में इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया पर रिलीज किया गया था। इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 320 करोड़ का कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हाईएस्ट ग्रोसर भारतीय सिनेमा के इतिहास में 11वां स्थान प्राप्त किया। 2012 में दिवाली के मौके पर शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान रिलीज हुई थी। इसने वर्ल्ड वाइड 241 करोड़ रुपए कमाकर 15वां स्थान हासिल किया ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसर भारतीय सिनेमा फिल्म के इतिहास में। धूम 3 आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म कैटरीना कैफ के साथ जो थी उसको क्रिसमस 2013 में रिलीज किया गया था, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और अरेबिक लैंग्वेज में। इसने धमाकेदार 542 करोड़ रुपए कमाए और 12वां स्थान अर्जित किया ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑफ भारतीय सिनेमा, जो रिकॉर्ड जनवरी 2020 तक नहीं टूटा। इन तीनों फिल्मों ने धीरे धीरे वाईआरएफ कंपनी को भारतीय मनोरंजन मार्केट में अपना स्थान स्थापित करने में बहुत मदद करी। दोस्तों अब बात करेंगे आदित्य चोपड़ा एज ए चेयरमैन ऑफ वाईआरएफ। अक्टूबर 2012 में यशराज चोपड़ा जी का देहांत होने के बाद आदित्य चोपड़ा जी को वाईआरएफ का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया। उनको यह पदवी वाईआरएफ स्टूडियो के विंग के लिए दी गई थी। दोस्तों अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर 3 जनवरी 2013 को इस कंपनी ने अपना सॉफ्ट लॉन्च किया और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। कंपनी को बड़े बड़े फाइनेंस से सपोर्ट मिला, जिसमें थी प्रमुख LIC ऑफ इंडिया, R&T एसोसिएट्स, प्रेम जी इन्वेस्टमेंट्स, कैट आमरन वेंचर्स, मारुति उद्योग और यूनिलेजर वेंचर्स। वाईआरएफ केवल भारतीय कंपनियों के लिए खुली थी और यह कोई भी FDI एक्सेप्ट नहीं करती थी। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों ने, व्यक्तियों ने वाईआरएफ से संपर्क किया पैसा देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जब इनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई थी उसके बाद इनमें प्रमुख थे आदि गोदरेज, YC देवेश्वर, कुमार बिरला, अरुंधति भट्टाचार्य, आनंद महेंद्रा, चंद्रा कोचर, सुनील मित्तल, शिखा शर्मा और उदय कोटक। इन सब वित्तीय कंपनियों के द्वारा अर्जित धन से वाईआरएफ ने दिन प्रतिदिन तरक्की करी और बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। दोस्तों वाईआरएफ ने हमेशा नई प्रतिभा को मौका दिया। वर्क विद न्यू कमर्स के अंतर्गत बात करेंगे। वाईआरएफ ने कई नए डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर को लॉन्च किया। के अंतर्गत सालों यही काम किया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं करण जौहर, कुछ होता है के लिए को प्रोड्यूस किया था और रिलीज़ की थी यशराज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। इसके अलावा प्रमुख थे
कुणाल कोहली, कबीर खान, संजय गावदी, जयदीप सानी, सिद्धार्थ आनंद, शिमित अमीन, हबीब फैज़ल, शाद अली, मनीष शर्मा और विजय आचार्य। इन सभी ने डेब्यू किया था वाईआरएफ के बैनर के अंतर्गत, जो बाद में अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे और बहुत ज़्यादा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ गए। वाईआरएफ ने कई फिल्में भी प्रोड्यूस करी नए फिल्म मेकर्स के लिए, जैसे अनिल मेहता और प्रदीप सरकार। तो गौरव की बात है, इस वाईआरएफ कंपनी को नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी, एक सर्वे जो फिल्म फेयर ने किया था उसके आधार पर दिया गया। इट वॉज रैंक्ड एज नंबर 1 इन द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया। दोस्तों, इसी कैटेगरी में सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन कंपनी का खिताब मिला वर्ल्ड में दूसरी नंबर की कंपनी होने का गौरव हासिल हुआ इसको, वाईआरएफ को। यह 2 नंबर का खिताब इसको मिला था। इस आधार पर द हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये सर्वे किया था। भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे सफलतम कंपनी में दूसरे पायदान पर आकर इसने भारत का गौरव बढ़ाया था। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण था भारतीय सिनेमा इतिहास के लिए और वर्ल्ड के सिनेमा इतिहास के लिए भी। दोस्तों, बात करेंगे वाईआरएफ के टैलेंट मैनेजमेंट की, जो कि अद्वितीय था। तो वाईआरएफ हमेशा से स्थापित कलाकारों के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध तो है, किंतु 2012 की अंतिम तिमाही में इसने बहुत नए कलाकारों के साथ भी काम किया, जिनमें से प्रमुख फिल्में थी औरंगजेब, जिसके कलाकार थे पृथ्वीराज सुकुमारन, साशा आगा और बोनी कपूर के लड़के अर्जुन कपूर। और फिल्म थी गुंडे, जिसमें रणवीर सिंह हीरो थे। बेवकूफ़ियाँ, इसमें थे आयुष्मान खुराना जो न्यू कमर्स थे और सोनम कपूर थी। अन्य फिल्म थी दावते इश्क, इसमें आदित्य रॉय कपूर, और मर्दानी फिल्म में थे रानी मुखर्जी, और किल दिल में थे अली जफ़र और गोविंदा। दोस्तों, यह दूरगामी एक स्ट्रेटेजिक कदम था वाईआरएफ का नए टैलेंट को मौका देने का। इनमें से कई डायरेक्टर थे, कई एक्टर थे, कई स्क्रीन राइटर थे और टेक्नीशियन थे। ये सब फिल्में 2013 और 2014 के मध्य में रिलीज हुई थी और इसने भारतीय सिनेमा इतिहास में आदिकाल से चले आ रहे स्टार सिस्टम को तोड़ने की एक चेष्टा की थी, अच्छी चेष्टा थी। यह भारतीय सिनेमा में इस तरह की पहल थी जो किसी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक निर्माता निर्देशक कंपनी ने की थी, नए कलाकारों को मौका देने की, जो नई सोच वाले कलाकारों के लिए वरदान साबित हुई। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय कंपनी वाईआरएफ ने एक कदम और उठाया था 2008 में कि लो बजट की, कम बजट की इंडिपेंडेंट कलाकारों की फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। बल्कि नए टैलेंट को मौका देने के अलावा, क्रिएटर्स को मौका देने के अलावा, यशराज फिल्म्स ने एक कदम और आगे बढ़ाकर अपने बड़े बड़े की फिल्मों में लॉन्च करना शुरू किया नए चेहरों को, अपनी नई स्थापित की कंपनी वाई फिल्म्स के द्वारा 2008 से ही। दोस्तों, इन योग्य कलाकारों का लेखा जोखा इस प्रकार है। रणबीर कपूर का नाम आता है सबसे पहले। फिल्म का नाम है बचना ए हसीनो, 2008। दूसरा नाम आता है दीपिका पादुकोण का, बचना ए हसीनो से ही दिया था मौका, सेकंड फिल्म थी उनकी। तीसरा नाम है अनुष्का शर्मा, रब ने बना दी जोड़ी, 2010। अगला नाम है बैंड बाजा बारात के हीरो रणवीर सिंह का, जिसमें अनुष्का शर्मा जी भी थी, 2010 की फिल्म। आता है नाम शाकिब सलीम का, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, डेब्यू फिल्म थी, 2011 की। फिर नाम आता है परिणीति चोपड़ा का, लेडीज़ वर्सेस रिक्की बहल, 2011 में। फिर नाम आता है श्रद्धा कपूर का, लव का दी एंड, सेकंड फिल्म थी उनकी, 2011 की। अर्जुन कपूर फिल्म इश्क जादे, 2012 की, यह उनकी डेब्यू फिल्म थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन, फिल्म का नाम औरंगजेब, सेकंड फिल्म थी, 2013 की। दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस, सेकंड फिल्म थी, 2013 की। इसी फिल्म में वानी कपूर को भी मौका मिला था, जिनकी यह डेब्यू फिल्म थी। आयुष्मान खुराना, फिल्म का नाम बेवकूफ़ियाँ, तीसरी फिल्म थी और यह फिल्म थी 2014 की। आदित्य राय कपूर, फिल्म का नाम दावते इश्क, दूसरी फिल्म थी हीरो के तौर पर, 2014 की। अगला नाम ताहिर राज बसीन, फिल्म का नाम मर्दानी, 2015 की।
डेब्यू मूवी थी खलनायक के तौर पर, और वैसे भी पहला ही फिल्म थी उनकी, 2014 में रिलीज़ हुई थी। भूमि पेडनेकर, फिल्म का नाम दम लगा के हईशा, 2015 की डेब्यू मूवी थी। अगला कलाकार आदर जैन, फिल्म का नाम कैदी बंद, डेब्यू फिल्म 2017 की। अन्या सिंह, फिल्म का नाम कैदी बंद, डेब्यू मूवी 2017 की। चाल जेठवा, मर्दानी 2, डेब्यू फिल्म 2019 की। शरवण वाघ, फिल्म का नाम बंटी और बबली 2, डेब्यू फिल्म 2021 की। अनुसूचित छिल्लर, अभी हाल ही में आई सम्राट पृथ्वीराज, 2022 की डेब्यू फिल्म थी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री शालिनी पांडे, जयेश भाई जोरदार, जो 2022 में आई थी, यह उनकी डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों, वीडियो का समापन करने से पहले वाईआरएफ के ऑफिस देख लेते हैं। वाईआरएफ का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। वाईआरएफ के अंतर आने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हैं वो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, जालंधर, जयपुर, अमरावती, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और कोची में हैं। तो भारत से बाहर इनके यूनाइटेड स्टेट में किंगडम में ऑफिस है, यूनाइटेड स्टेट में ऑफ अमेरिका में है, और तीसरा ऑफिस इनका यूनाइटेड अरब अमीरात में है। दोस्तों, 1970 से वाईआरएफ के इतिहास के बारे में जानकारी देने की विकिपीडिया से मैंने कोशिश करी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। इसका व्यूज़ काउंट देखकर मैं देखूंगा, इसका सेकंड पार्ट भी बनाना है मैंने, जो पूरी फिल्मोग्राफी होगी वाईआरएफ की अब तक की फिल्में जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट की है। बाकी वीडियो तक लंबा होने की वजह से मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, स्प्रेड करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें इस तरह की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक